दोस्तों नमस्कार। मैं विष्णु शर्मा एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ, लेकर एक नई कहानी, एक नया अध्याय, अज्ञे द्वारा रचित गैंग्रीन। और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बातें साहित्य की। मित्रों, गैंग्रीन या रोज अज्ञे की बहुचर्चित कहानियों में से है। मित्रों, रोज शीर्षक कहानी अज्ञे जी के कहानी संकलन पथगा के पहले संस्करण में है, जो कि 1937 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। पर पथगा के 5वें संस्करण में, जो सन 1990 ईस्वी में नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ली द्वारा प्रकाशित हुआ, यही कहानी गैंग्रीन शीर्षक से प्रकाशित की गई। संभव है लेखक ने इसके पहले शीर्षक में इस कारण परिवर्तन कर दिया हो कि इसका एक पात्र डॉक्टर है जो गैंग्रीन नामक बीमारी का उपचार करता है। परंतु जब हम इस कहानी को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इसका शीर्षक रोज अधिक उपयुक्त है, जो कि कहानी की मुख्य संवेदना का सूचक भी है। हिंदी जगत में इसे रोज शीर्षक से अधिक जाना गया। इस कहानी का उद्देश्य एक युवती मालती के यांत्रिक वैवाहिक जीवन के माध्यम से नारी के यंत्रवत जीवन और उसके सीमित घरेलू परिवेश में बीतते उबाऊ जीवन का चित्रण है। यह एक विवाहित नारी के अभावों में घुटते हुए पंगु बने व्यक्तित्व की त्रासदी का चित्रण है। रोज एक ही ढर्रे पर चलती मालती की उबाहट भरी दिनचर्या कहानी के शीर्षक रोज से भी ध्वनित होती है। कहानी के उद्देश्य की ओर इसका शीर्षक भी संकेत करता है, इसलिए कहानी का रोज शीर्षक सर्वथा उपयुक्त शीर्षक है। रोज एक एकल परिवार की कहानी है, जिसके पात्रों में एक हाउसवाइफ, एक जैसी दिनचर्या वाला डॉक्टर पति और एक बच्चा है। मालती का पति एक पहाड़ी गांव में डॉक्टर है। तीनों एक सरकारी घर में रहते हैं। डॉक्टर रोज सुबह 7 बजे अस्पताल चला जाता है और 1:30-2 बजे तक लौटता है, और शाम को एक बार फिर रोगियों को देखने के लिए अस्पताल जाता है। डॉक्टर के जाने के बाद घर में मालती रोज की निश्चित दिनचर्या को यंत्रवत निपटाती है, ठीक वैसे ही जैसे घड़ी की सुई। मालती की दिनचर्या पति से पहले सोकर उठना, घर की साफ सफाई, नाश्ता, खाना, बच्चे की देखभाल, पति का इंतजार आदि का अपना एक निश्चित दायरा है। आज, कल, परसों, हर रोज वही काम। लेखक मालती के घर में पैर रखते ही महसूस करता है मानो उस घर पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय घना सा फैल रहा था। लेखक मालती को सखी कहता है, क्योंकि वह उसके साथ ही बचपन बिता चुका है, हंसता खेलता और बाल्यकालीन शरारतों से भरा पूरा। उसके मस्तिष्क में मालती की वही वाचालता वाली छवि अंकित है। पर अब उसकी शादी के इतने ही दिनों बाद, जब लेखक अपनी कजिन सखी के घर पहली बार आया है, महसूस करता है शादी के महज 3-4 सालों में ही मालती के भीतर की सारी नमी जैसे सूख गई है। मित्रों, रोज वस्तुतः सामंती समाज व्यवस्था द्वारा नियंत्रित उस एकल परिवार की कहानी है जो भारत के नवीन सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवर्तन की प्रक्रिया में संयुक्त परिवार के टूटने से अस्तित्व में आया। इस एकल परिवार को संयुक्त परिवार की भीड़-भाड़ या अति सामाजिकता से छुटकारा मिला, व्यक्ति स्तर पर जीने की सुविधा और स्वतंत्रता हासिल हुई, परंतु साथ ही इसने सामूहिक जीवन पद्धति में प्रवाहमान सामाजिकता और उत्पादनशीलता खो दी। दूसरी तरफ जीवन प्रणाली के स्तर पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। संयुक्त परिवार से अलग होकर उसकी अच्छाइयां तो उसके साथ नहीं आ सकी, लेकिन सामंती समाज और परिवार तंत्र की सारी बुराइयां उसके साथ लगी रही। ज्ञान, पैसा और सुविधा के स्तर पर जिंदगी में काफी बदलाव आ जाने पर भी संस्कार, सोच और व्यवहार के स्तर पर वह पहले जैसा ही बना रहा। औपनिवेशिक पश्चिमी शिक्षा ने उसे पारंपरिक श्रम और उत्पादन से अलगाकर मूलतः असामाजिक और सृजनहीन बना दिया। दूसरे शब्दों में कहें तो वह औपनिवेशिक औद्योगिक तंत्र के एक उत्पादनहीन मशीनी पुर्जे में बदल दिया गया, गुलाम में बदल दिया गया। तो आइए मित्रों, चलते हैं
सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की कहानी रोज अर्थात गैंग्रीन की ओर और उसे समझने का प्रयत्न करते हैं। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। के वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मित्रों, गैंग्रीन कहानी की शक्ति सांकेतिकता में निहित है। घटनाओं और ब्यौरों से बचते हुए लेखक वातावरण को इस प्रकार सर्जित करता है कि वह पात्रों के अंतः व्यक्तित्व का रूपक बन जाता है। लेखक आगे कहता है कि मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक सी मीठे विस्मय से जागी और फिर पूर्ववत हो गई, पहले जैसी। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं है? अभी आए नहीं, दफ्तर में है, थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब से गए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा, आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई और मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं? इतनी धूप में तो आए हो, यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ, मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटनों पर हाथ टेककर एक थकी हुई करके उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर पर छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन से इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पिटे हैं, और हमारी पढ़ाई भी बहुत सी इकट्ठे ही हुई है, और हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं गिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था, तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, ये मैंने अभी सोचा नहीं था, किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हुआ मैं सोच रहा था कि कैसी छाया इस घर पर छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख होकर पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिटी टिटी, आजा, पर वह अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, उहूं, उहूं, उहूं। मालती ने फिर उसकी ओर एक नजर देखा और फिर बाहर आंगन की ओर देखने लगी। काफी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिससे मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे, किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ, चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है? क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम्हें मेरे आने से विशेष प्रसन्नता नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, यह प्रश्न सूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी, केवल विस्मय के कारण। इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं।
थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह एकटक मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीची कर ली। फिर भी मैंने देखा, उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रही हो। वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, फिर विस्मृति में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, उठ नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। मित्र, तोक हंसुली को कहते हैं, अर्थात लोहे का एक भारी घेरा। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब वह शिशु को अलग करके उठी और किवाड़ खोलने गई। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वे एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसकी हैसियत से इन क्वार्टरों में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं, डिस्पेंसरी के साथ के छोटे से अस्पताल में पड़े हुए रोगियों को देखने और अन्य जरूरी हिदायतें करने। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, इसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयां। वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मजा क्या ही आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पर तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए तो यह नई बात नहीं है, रोज ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुए थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ही ऐसा रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर। से वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा ले, रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि उन्हें आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहां 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं, जिनका ऑपरेशन करना होगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी ही देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कर आई और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टिटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूंगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टिटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी सी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए, मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया हो। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था।
हाँ बहुत था, भाजी तो सारी मैं ही खा गया था। वहां बचा कुछ होगा नहीं। यूं ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती ही नहीं। कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बरती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक मिला नहीं, शायद 2 एक दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ईमानती हो। और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मंजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मंजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब से रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। कि क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टिटी ने की। एकाएक फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। थोड़ी देर फिर मौन रहा। मैंने जेब से अपनी नोटबुक निकाली और पिछले दिनों के लिखे हुए नोट देखने लगा। तब मालती को याद आया कि उसने मेरे आने का कारण तो पूछा नहीं, और बोली, यहाँ आए कैसे? मैंने कहा ही तो। अच्छा, अब याद आया, तुमसे मिलने आया था, और क्या करने? तो 2 एक दिन रहोगे ना? नहीं, कल चला जाऊंगा, जरूरी जाना है। मालती कुछ नहीं बोली, कुछ खिन्न सी हो गई। मैं फिर नोटबुक की तरफ देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ही ध्यान हुआ, मैं आया तो हूँ मालती से मिलने, किंतु यहाँ वह बात करने को बैठी है और मैं पढ़ रहा हूँ। पर बात भी क्या की जाए? मुझे ऐसा लग रहा था, इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी वश में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस, निर्जीव सा हो रहा हूँ। जैसे, हाँ, जैसे यह घर, जैसे मालती। मैंने पूछा, तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं? मैं चारों ओर देखने लगा कि कहीं किताबें दिख पड़े। यहाँ, कहकर मालती थोड़ा सा हंसती। वह हंसी कह रही थी, यहाँ पढ़ने को क्या? मैंने कहा, अच्छा, मैं वापस जाकर कुछ पुस्तकें भेजूंगा। और वार्तालाप फिर समाप्त हो गया। थोड़ी देर बाद मालती ने फिर पूछा, आई कैसे हो? लारी में? पैदल? इतनी दूर? बड़ी हिम्मत की। आखिर तुमसे मिलने आया हूँ। ऐसे ही आए हो? नहीं, कुली पीछे आ रहा है सामान लेकर। मैंने सोचा बिस्तर ले ही चलूं। अच्छा किया, यहाँ तो बस। कहकर मालती चुप रह गई। फिर बोली, तब तुम थके होगे, लेट जाओ। नहीं, बिल्कुल नहीं थका। रहने भी दो, थके नहीं, भला थके हैं। और तुम क्या करोगी? मैं बर्तन मांज रखती हूँ, पानी आएगा तो धुल जाएंगे। थोड़ी देर में मालती उठी और चली गई, किसी को साथ लेकर। तब मैं भी लेट गया और छत की ओर देखने लगा। मेरे विचारों के साथ आंगन से आती हुई बर्तनों के घिसने की खन खन ध्वनि मिलकर एक विचित्र सा स्वर उत्पन्न करने लगी, जिसके कारण मेरे अंग धीरे धीरे ढीले पड़ने लगे। मैं ऊँघने लगा। एकाएक वह स्वर टूट गया, मौन हो गया। इससे मेरी तंद्रा भी टूटी। मैं उस मौन में सुनने लगा। तार खड़क रहे थे और इसी का पहला घंटा सुनकर मालती रुक गई थी। वही 3 बजे वाली बात मैंने फिर देखी, और अब की बार और उग्र रूप में। मैंने सुना, मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत, वह भी थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही थी, 4 बज गए। मानो इस अनैच्छिक समय गिनने गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर का स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है, इससे कि मैंने अपने अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया, न जाने कब, कैसे मुझे नींद आ गई। तब 6 कभी के बज चुके थे, जब किसी के आने की आहट से मेरी नींद खुली और मैंने देखा कि महेश्वर लौट आए हैं और उनके साथ ही
बिस्तर लिए हुए मेरा कुली। मैं मुंह धोने को, पानी मांगने को ही था कि मुझे याद आया पानी नहीं होगा। मैंने हाथों से मुंह पोंछते पोंछते महेश्वर से पूछा, आपने बड़ी देर की? उन्होंने किंचित ग्लानि भरे स्वर में कहा, हाँ, आज वह गैंग्रीन का ऑपरेशन करना ही पड़ा। एक कराया हूं, दूसरे को एम्बुलेंस में बड़े अस्पताल भिजवा दिया है। मैंने पूछा, गैंग्रीन कैसे हो गया? एक कांटा छुपा था, उसी से हो गया। बड़े लापरवाह लोग होते हैं यहाँ के। मैंने पूछा, यहाँ आपको केस अच्छे मिल जाते हैं, आय के लिहाज से नहीं, डॉक्टरी के अभ्यास के लिए। बोले, हाँ, मिल ही जाते हैं। यही गैंग्रीन हर दूसरे चौथे दिन एक केस आ जाता है, नीचे बड़े अस्पताल में भी। मालती आंगन से ही सुन रही थी, अब आ गई। बोली, हाँ, केस बनाते देर क्या लगती है? कांटा चुभा था, इस पर टांग काटनी पड़े, यह भी कोई डॉक्टरी है? हर दूसरे दिन किसी की टांग, किसी की बांह काट आते हैं, इसी का नाम है अच्छा अभ्यास। महेश्वर हंसे, बोले, न काटे तो उसकी जान गंवाए। हाँ, पहले तो दुनिया में कांटे ही नहीं होते होंगे। आज तक तो सुना नहीं था कांटों के चुभने से मर जाते हैं। महेश्वर ने उत्तर नहीं दिया, मुस्कुरा दिए। मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर, सरकारी अस्पताल है ना, क्या परवाह है। मैं तो रोज ही ऐसी बातें सुनती हूँ। अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती। तभी आंगन में खुले हुए नल ने कहा, टिप 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 टिप। मालती ने कहा, पानी, और उठकर चली गई। खनखनाहट से हमने जाना बर्तन धोए जाने लगे हैं। बेटी महेश्वर की टांगों के सहारे खड़ा मेरी ओर देख रहा था, अब एकाएक उन्हें छोड़ मालती की ओर खिसकता हुआ चला। महेश्वर ने कहा, उधर मत जा, और उसे गोद में उठा लिया। वह मचलने और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर बोले, अब रो रो कर सो जाएगा, तभी घर में मौन होगी। मैंने पूछा, आप लोग भीतर ही सोते हैं? गर्मी तो बहुत होती है। होने को तो मच्छर भी बहुत होते हैं, पर यह लोहे के पलंग उठाकर बाहर कौन ले जाए? अब कि नीचे जाएंगे तो चारपाइयां ले आएंगे। फिर कुछ रुक कर बोले, अच्छा, तो बाहर ही सोएंगे, आपके आने का इतना लाभ ही होगा। बेटी अभी तक रोता ही जा रहा था। महेश्वर ने उसे एक पलंग पर बिठा दिया और पलंग बाहर खींचने लगे। मैंने कहा, मैं मदद करता हूँ, और दूसरी ओर से पलंग उठाकर निकलवा दी। अब हम तीनों, महेश्वर, किटी और मैं, पलंग पर बैठ गए और वार्तालाप के लिए उपयुक्त विषय न पाकर उस कमी को छुपाने के लिए किटी से खेलने लगे। बाहर आकर वह कुछ चुप हो गया था, किंतु बीच बीच में जैसे एकाएक कोई भूला हुआ कर्तव्य याद करके रो उठता था, और फिर एकदम चुप हो जाता था। और कभी कभी हम हंस पड़ते थे, या महेश्वर उसके बारे में कुछ बात कह देते थे। मालती बर्तन धो चुकी थी। जब वह उन्हें लेकर आंगन की एक ओर रसोई छप्पर की ओर चली, तब महेश्वर ने कहा, थोड़े से आम लाया हूं, वह भी धो लेना। कहाँ है? अंगीठी पर रखे हैं, कागज में लिपटे हुए। मालती ने भीतर जाकर आम उठाए और अपने आंचल में डाल लिए। इस कागज में वे लिपटे हुए थे, वह किसी पुराने अखबार का टुकड़ा था। मालती चलती चलती संध्या के उस क्षीण प्रकाश में उसी को पढ़ती जा रही थी। वह नल के पास जाकर खड़ी उसे पढ़ती रही। जब दोनों ओर पढ़ चुकी, तब एक लंबी सांस लेकर उसे फेंक कर आम धोने लगी। मुझे एकाएक याद आया, बहुत दिनों की बात थी, जब हम अभी स्कूल में भर्ती हुए ही थे, जब हमारा सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ी विजय थी, हाजिरी हो चुकने के बाद चोरी से क्लास से निकल भागना, और स्कूल से कुछ दूरी पर आम के बगीचे में पेड़ों पर चढ़कर कच्ची अमियां तोड़ तोड़ खाना। मुझे याद आया, कभी जब मैं भाग आता और मालती नहीं आ पाती थी, तब मैं भी खिन्न मन लौट आया करता था। मालती कुछ नहीं पढ़ती थी कि माता पिता तंग थे। एक दिन उसके पिता ने उसे एक पुस्तक लाकर दी और कहा, इसके 20 पेज रोज पढ़ा करो। फिर बर्बाद, मैं देखूंगा इसे समाप्त कर चुकी हो, नहीं तो मार मार कर चमड़ी उधेड़ दूंगा। मालती ने चुपचाप किताब ले ली, पर क्या उसने पढ़ी? वह नित्य ही उसके 10 पन्ने 20 पेज फाड़ कर फेंक देती, अपने खेल में किसी भांति फर्क न पड़ने देती। जब 8वें दिन उसके पिता ने पूछा, किताब समाप्त कर ली? तो उत्तर दिया, हाँ, कर ली। पिता ने कहा, लाओ, मैं प्रश्न पूछूंगा। तो चुप खड़ी रही। पिता ने फिर कहा,
तो उद्दत स्वर में बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी। के बाद वह बहुत पिटी, पर वह अलग बात है। इस समय मैं यही सोच रहा था कि वही उद्धत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक अखबार के टुकड़े की तरसती है। पर क्या वह है? तभी महेश्वर ने पूछा, रोटी कब बनेगी? बस अभी बनाती हूँ। और अब की बार जब मालती रसोई की ओर चली, तब टिटी की कर्तव्य भावना बहुत विस्तीर्ण हो गई। वह मालती की ओर हाथ बढ़ाकर रोने लगा और नहीं माना। मालती उसे भी गोद में लेकर चली गई। रसोई में बैठकर एक हाथ से उसे थपकने और दूसरे से कई एक छोटे छोटे डिब्बे उठाकर अपने सामने रखने लगी। और हम दोनों चुपचाप रात्रि की और भोजन की और एक दूसरे के कुछ कहने की और न जाने किस किस न्यूनता की पूर्ति की प्रतीक्षा करने लगे। हम भोजन कर चुके थे और बिस्तरों पर लेट गए थे और टिटी सो गया था। मालती पलंग के एक ओर मोमजामा बिछाकर उसे उस पर लिटा गई थी। वह सो गया था, पर नींद में कभी कभी चौंक उठता था। एक बार तो उठकर बैठ भी गया था, पर तुरंत ही लेट गया। मैंने महेश्वर से पूछा, आप तो थके होंगे, सो जाइए। वह बोले, ये तो आप अधिक होंगे, 18 मील पैदल चलकर आए हैं। किंतु उनके स्वर ने जोड़ दिया, थका तो मैं भी हूँ। मैं चुप रहा। थोड़ी देर में किसी अपर संज्ञा ने मुझे बताया, वह ऊँघ रहे हैं। तब लगभग 10:30 बजे थे। मालती भोजन कर रही थी। मैं थोड़ी देर मालती की ओर देखता रहा। वह किसी विचार में, यद्यपि बहुत गहरे विचार में नहीं, लीन हुई धीरे धीरे खाना खा रही थी। फिर मैं इधर उधर खिसक कर पर आराम से होकर आकाश की ओर देखने लगा। पूर्णिमा थी, आकाश अनभ्र था, अर्थात बादल नहीं थे। मैंने देखा उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है। अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से झलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, कर रही हो। मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूखकर मटमैले हुए चीड़ के वृक्ष धीरे धीरे गा रहे हों कोई राग, जो कोमल है किंतु करुण नहीं, है शांतिमय है किंतु उद्वेगमय नहीं। मैंने देखा प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। मैंने देखा दिन भर की तपन, अशांति, थकान, दाह पहाड़ों में से भाप से उठकर वातावरण में खोए जा रहे हैं, जिसे ग्रहण करने के लिए पर्वत शिशुओं ने अपनी चीड़ वृक्ष रूपी भुजाएं आकाश की ओर बढ़ा रखी। पर यह सब मैंने ही देखा, अकेले मैंने। महेश्वर ऊँघ रहे थे और मालती उस समय भोजन से निवृत्त होकर दही जमाने के लिए मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से धो रही थी और कह रही थी, अभी छुट्टी हुई जाती है। और मेरे कहने पर ही 11 बजने वाले हैं। धीरे से सिर हिलाकर जता रही थी कि रोज ही इतने बज जाते हैं। मालती ने वह सब कुछ नहीं देखा। मालती का जीवन अपनी रोज की नियत गति से बहा जा रहा था और एक चंद्रमा की चंद्रिका के लिए, एक संसार के लिए रुकने को तैयार नहीं था। चांदनी में शिशु कैसा लगता है, इस अलस जिज्ञासा से मैंने टिटी की ओर देखा और वह एकाएक मानो किसी शैशवोचित कामता से उठा और खिसक कर पलंग से नीचे गिर पड़ा और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। महेश्वर ने चौंक कर कहा, क्या हुआ? मैं झपट कर उसे उठाने दौड़ा। मालती रसोई से बाहर निकल आई। मैंने उस खट शब्द को याद करके धीरे से करुणा भरे स्वर में कहा, चोट बहुत लग गई बेचारे को। यह सब मानो एक ही क्षण में एक ही क्रिया की गति में हो गया। मालती ने रोते हुए शिशु को मुझसे लेने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा, इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। एक छोटे क्षण भर के लिए मैं स्तब्ध हो गया। फिर एकाएक मेरे मन ने, मेरे समूचे अस्तित्व ने विद्रोह के स्वर में कहा, मेरे मन ने भीतर ही, बाहर एक भी शब्द नहीं निकला। माँ, युवती माँ, ये तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है, तो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो? और यह अभी, जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। और तब एकाएक मैंने जाना कि वह भावना मिथ्या नहीं है। मैंने देखा कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है। उसके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है। उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की परिधि में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं,
मैंने उस छाया को देख भी लिया। इतनी देर में पूर्ववत शांति हो गई थी। महेश्वर फिर लेटकर ऊँघ रहे थे कि मालती के लेटे हुए शरीर से चिपटकर चुप हो गया था। यद्यपि कभी एकाध सिसकी उसके छोटे से शरीर को हिला देती थी। मैं भी अनुभव करने लगा था कि बिस्तर अच्छा सा लग रहा है। मालती चुपचाप आकाश में देख रही थी, किंतु क्या चंद्रिका को या तारों को? तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे-धीरे बैठने लगी, और घंटा ध्वनि के कंपन के साथ ही मुंह खो जाने वाली आवाज में उसने कहा, 11 बज गए। मित्रों, स्थूल दृष्टि से देखने पर रोज कहानी एक औसत स्त्री की जिंदगी में रोज-रोज घटने वाली नीरस और अनुत्पादक घटनाओं का ब्यौरा मात्र लगती है। लेकिन असल में यह स्त्री की नियति को आलोचनात्मक ढंग से देखने का आह्वान करती है। पति के साथ सुदूर किसी पहाड़ी प्रदेश में गृहस्थी बसाती मालती नामक स्त्री के पास करने को कुछ भी नया नहीं है। घर के नित्य कामकाज, खुद के बच्चे टिटी की देखभाल और डॉक्टर पति महेश्वर की प्रतीक्षा मालती की जिंदगी जैसे इन्हीं 300 पानों के इर्द गिर्द घूमते हुए ठहर गई है। मालती की जिंदगी का सबसे बड़ा अभिशाप यह है कि उसके सामने अपने को सिद्ध करने के लिए कोई चुनौती या संघर्ष नहीं है। घर के बाहर एक भरा पूरा संसार है, लेकिन वहां उसकी कोई भागीदारी नहीं। दिमाग में निर्बाध बचपन और अलमस्त जीवन की स्मृतियां हैं, लेकिन अब जैसे वे गुजरे जमाने की बात हो गई है। वह उन्हें याद करना चाहती है, लेकिन वे इतनी अप्रासंगिक हो गई हैं कि स्वयं घबराकर अपने पैर पीछे खींच लेती है, मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तोक डाल दिया गया हो। वैसे उतार फेंकना चाहे पर उतार न पाए। घर के कामकाज और पति की प्रतीक्षा के बीच पसरे अकेलेपन को भरने के लिए उसके पास भविष्य की एक भी योजना नहीं। मानो घड़ी की सुइयों के साथ वक्त की निरर्थक परिक्रमा करते करते वह हाँफ गई हो। कहानी के केंद्र में मालती और उसकी छटपटाहट है, लेकिन अपने आप को देखने और पहचानने की दृष्टि उसके पास नहीं है। ये कहानी के तीसरे व्यक्ति कथावाचक के आगमन से कहानी की घटना विहीनता अर्थगर्भी, सांकेतिक और प्रतीकात्मक हो जाती है। दरअसल कथावाचक कहानी केंद्रित स्थितियों का दृष्टा भी है और व्याख्याकार भी। वह मालती के दूर के रिश्ते का भाई है। दोनों का बचपन संग संग गुजरा है। सख्य भाव ने दोनों के संबंधों में विश्वास और सौहार्द के साथ साथ आत्मीयता के कोमल एहसासों को भी सींचा है। 18 मील पैदल चलकर मालती के घर पहुंचा कथावाचक उसके साथ बचपन की स्मृतियों को जीना चाहता है, लेकिन पाता है पहले की मस्त मौला मालती कहीं खो गई है। की जगह वो उत्साहहीन निरासक्त तरुणी उसके सामने खड़ी है। इसे तो वह जानता तक नहीं। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई? कथावाचक के उत्साह पर शंका सवार हो गई है कि या वह अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी में भी नहीं होना चाहिए। वह देखता है दोनों ओर से संवाद की कोशिशें की जा रही है, लेकिन थोड़ी दूर पर लिथड़कर संवाद दम तोड़ देता है। फलस्वरूप साथ साथ बैठे रहकर भी दोनों अपनी अपनी दुनिया में रम गए हैं। थकी और उकताई हुई मालती के सामने घरेलू जिम्मेदारियों और अभावों का पहाड़ खड़ा है। घर में नौकर नहीं है। शहर से दूर रहने के कारण ताजा सब्जी भाजी खरीदने की सुविधा नहीं है। बर्तन मांजने हैं, लेकिन नल में पानी नहीं है। शाम को 7 बजे जिस समय पानी आएगा, वही समय खाना बनाने का भी होगा। एक साथ दोनों काम कैसे निपटाए वह? खाना बनाने और रसोई समेटने में रात गहरा जाएगी, वह सोच रही है और 7 बजने की प्रतीक्षा भी कर रही है। अपनी नोटबुक पढ़ने में तल्लीन कथावाचक साथ-साथ मालती की गतिविधियों की टोह भी ले रहा है। वह देखता है कि घड़ी में 3 का बजर बजते ही मालती जैसे कुछ चैतन्य हुई है और फिर निरुद्देश्य स्वर में बुदबुदा उठी है, 3 बज गए। 4 बजे भी वही बुदबुदाहट। मालती के पति महेश्वर के आ जाने से दोनों मानो जी उठते हैं, लेकिन बातचीत करके कथावाचक को भान होता है कि महेश्वर भी मालती से भिन्न नहीं। वे भी उकताए हुए हैं। उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ।
मित्रों, रोज कहानी की शक्ति सांकेतिकता में निहित है। घटनाओं और ब्यौरों से बचते हुए लेखक वातावरण को इस प्रकार सज्जित करता है कि वह पात्रों के अंतः व्यक्तित्व का रूपक बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कथावाचक के दो वक्तव्यों को लिया जा सकता है। पहला वक्तव्य कहानी का शुरुआती वाक्य है, जो कथावाचक के दृष्टा के रूप में पाठक के सम्मुख आता है। मालती के घर में घुसते ही कथावाचक को महसूस होता है कि मानो उस पर किसी शाप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझिल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। दूसरा वक्तव्य कहानी के अंतिम हिस्से में निष्कर्षात्मक मूल्यांकन के रूप में आया है, जहां कथावाचक को संतोष है कि उसने मालती महेश्वर की यांत्रिक एवं अवसादपूर्ण दिनचर्या और संबंधों के मूल कारण को समझ लिया है। लेकिन कथावाचक के साथ पूरी कहानी को तल्लीनता पूर्वक पढ़ लेने के बावजूद पाठक उस छाया को नहीं देख पाता। दरअसल इस दंपत्ति के जीवन को घुन की तरह खोखला करती छाया को समझने के लिए कहानी में से ही तीन अंशों अथवा संकेतों को विश्लेषित करना आवश्यक है। पहला संकेत, मालती से अपने संबंधों का खुलासा करते हुए कथावाचक का वक्तव्य। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही है। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के संबंधों में नहीं घिरा। दोनों के स्वतः स्फूर्त जीवन संबंधों के विपरीत मालती महेश्वर के संबंध नीरस निर्जीव है। इसका मुख्य कारण है परंपरागत भारतीय परिवारों के दंपतियों की तरह उनके संबंध में भी स्थान का अभाव। इसे सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता के अभाव का नाम दिया जा सकता है। लेखक ने कहा नहीं, लेकिन शब्दों अथवा शिकायतों का सहारा लिए बिना दोनों को एकल और असंपृक्त भाव से अपनी अपनी भूमिकाएं निभाते हुए दिखाया गया है। साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग बने रहने की यह स्थिति धीरे धीरे संवादहीनता को जन्म देती है। यही संवादहीनता यांत्रिकता में तब्दील हो जाती है। परिवार के मुखिया, अर्जक सदस्य और शिक्षित अर्थात विवेकशील होने के नाते महेश्वर की स्थिति श्रेष्ठ है, जबकि महेश्वर के आश्रय में रहने वाली मालती की दिनचर्या उसके परिवार और सुविधाओं का ध्यान रखने के दायित्व से बंधी हुई है। दो अलग अलग धरातलों पर खड़े पति पत्नी चाहकर भी सख्य भाव की स्वच्छंदता से अपने को समृद्ध नहीं कर पाते। दूसरा संकेत, आमने सामने प्रस्तुत की गई दो घटनाओं के माध्यम से मालती के व्यक्तित्व को विश्लेषित करने की अनिवार्यता में निहित है। एक ओर हर रोज किताब से 10-20 पन्ने फाड़कर पिता के सामने धृष्टतापूर्वक कभी न पढ़ने की घोषणा करने वाली बालिका मालती है, तो दूसरी ओर अखबार में लिपटे आमों को एक ओर रखकर उस अधूरे बासी टुकड़े को पूरी तल्लीनता से पढ़ने की व्यग्रता है। मालती के लिए जिंदगी नीरस ही नहीं, भविष्यहीन भी हो उठी है। उसका आज हर रोज एक ही रंग, स्वाद और पोशाक के साथ आता है। भविष्य के नाम पर बेहतरी की कोई उम्मीद बाकी नहीं, मानो वह बंद गली के आखिरी मकान में कैद है। मालती की जिजीविषा अपने लिए बाहरी दुनिया में कोई बेहतर भूमिका पा लेना चाहती है। मित्रों, मालती पूरी दुनिया से पीट करके गृहस्थी में मुदित भाव से लिप्त नहीं हो सकती। वह जानती है बाहर उत्तेजना और रोमांच नहीं, संघर्ष और असफलताएं हैं, लेकिन उनके बीच से गुजरकर अपने सपनों को पूरा करने की एक आस और सक्रियता भी है। गृहस्थी की नित्य क्रमिक दिनचर्या में जोखिम और असुविधा नहीं, लेकिन ऊब भरी अनुत्पादक जिंदगी जीने की यंत्रणा अवश्य है। ये यंत्रणा यांत्रिकता बनकर मालती को स्वयं अपने भीतर के स्पंदनों से काट रही है। रोज ऐसे ही गिरता है। अपने चोटिल शिशु के क्रंदन पर मालती का ठंडे लहजे में कंधे झटका देना मालती की हृदयहीनता को नहीं दर्शाता, मनुष्य के यंत्र में विघटित हो जाने की त्रासदी को भी व्यक्त करता है। तीसरा संकेत, कांटा गड़ने से पैदा हुए मामूली घाव का गैंग्रीन के घातक रोग में तब्दील हो जाना है। यहाँ कांटा अमूमन हर व्यक्ति की आवृत्ति परक अनुत्पादक दिनचर्या का दंश है। परंपराओं और सामाजिक व्यवस्थाओं के दबाव के कारण वह अनजाने ही इस दंश को नियति मानने लगता है। परिणाम स्वरूप व्यवस्था के समानांतर अपनी हताशा, अवसाद या भीतरी अकुलाहट को सुनने समझने की कोशिश नहीं करता। अवसाद घातक बीमारी का रूप लेकर उसे मानसिक वैचारिक रूप से अपाहिज बना देता है। मित्रों, सारी विडंबना अपनी व्यवस्था के स्वीकार की है, जो या तो शिकायतों का पुलिंदा खोलकर विलाप में सुख पाती है, या अवसाद बनकर धुन की तरह अपनी ही रचनात्मक क्षमताओं को खाने लगती है। रात के सन्नाटे में चांदनी में नहाए आसमान के नीचे लेटकर कथावाचक प्रत्यक्षतया प्रकृति के सौंदर्य को निहार रहा है, लेकिन सांकेतिक रूप से वह मनुष्य की प्रवृत्ति और
नियति को दो भिन्न कोणों से विश्लेषित कर रहा है। सबसे पहले वह यह देख रहा है कि उस सरकारी क्वार्टर की दिन में अत्यंत शुष्क और नीरस लगने वाली स्लेट की छत भी चांदनी में चमक रही है, अत्यंत शीतलता और स्निग्धता से छलक रही है, मानो चंद्रिका उन पर से बहती हुई आ रही हो, झर रही हो। प्रकाश से धुंधले नीले आकाश के तट पर जो चमगादड़ नीरव उड़ान से चक्कर काट रहे हैं, वे भी सुंदर दिखते हैं। यह बिंब दारुण यथार्थ को उसकी तमाम विकृतियों के साथ देखने का निमंत्रण नहीं देता, बल्कि परंपरा, पुनर्व्याख्या या विस्मरण की चादर चढ़ाकर उसका महिमा मंडन करता है, ताकि भद्दे यथार्थ के नुकीले पहलुओं से बचा जा सके। यह अवस्था यथास्थितिवाद का पोषण करती है। नीरव उड़ान भरते हुए चमगादड़ों का सुंदर दिखना स्थिति का सच नहीं है, प्रकाश के धुंधले नीले प्रकाश की पृष्ठभूमि में रची गई प्रवंचना है। कथावाचक के जरिए लेखक ने बिंब को प्रतीक और प्रतीक में व्यंग्य भरकर उत्कृष्ट सत्तात्मक व्यवस्था की गहरी पड़ताल की है। यथार्थ और आरोपित यथार्थ के बीच जीवन जीती मानवीय संवेदनहीनता मालती को प्रतीक रूप में ग्रहण कर उस विकराल स्थिति की ओर संकेत करती है, जहां चेतना और नेतृत्व परक सक्रियता के अभाव में व्यक्ति महिमा मंडन के छद्म को तो समझता है, लेकिन उससे संघर्ष नहीं कर पाता। कहानी में एक गृहिणी, पत्नी और मां के रूप में मालती की ऊब और छटपटाहट बुनी गई है, लेकिन कहानी में निहित अंतर्ध्वनियां मालती को अपदस्थ कर इन तीनों भूमिकाओं के प्रति समाज और व्यवस्था के दृष्टिकोण को समझने का आग्रह करती है। मां के रूप में परिवार में स्त्री का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। पत्नी के रूप में अर्धांगिनी का दर्जा पाकर वह परिवार के ताने बाने में अनिवार्य अंग की तरह मौजूद है। बिन घरनी घर भूत का डेरा जैसी उक्तियों के साथ अपने महत्व को निर्विवाद रूप से प्रतिपादित करती है, किंतु वास्तविकता यह है कि व्यक्तित्वहीनता, निर्णय अक्षमता और पराश्रितावस्था को उसके व्यक्तित्व की बुनियादी आवश्यकताएं बना दिया जाता है, ताकि हाशिए पर रखना आसान हो जाए। महेश्वर अर्थात पुरुष की स्थिति भी इस व्यवस्था में मालती अर्थात स्त्री से भिन्न नहीं। रूढ़ भूमिकाओं के पालन करने के श्रेष्ठता अहम में बंद कर वह भी लगभग निर्णयहीन स्थिति में एक रस निरर्थक दिनचर्या जीने को अभिशप्त है। मित्रों, मालती और महेश्वर की ठहरी हुई जिंदगी को लेखक इसीलिए उतने ही ठहरे और उबे हुए ढंग से चित्रित करते हैं, ताकि पाठक अपनी चिर परिचित दिनचर्या को एक नई निगाह से देखकर स्वयं से पूछ सके कि निरर्थकता बोध का मूल कारण क्या है। कि क्या वह जानता है कि एक अजीब किस्म के अमित शून्य पथ में बंधकर अपना अमूल्य जीवन खाए जा रहा है वह? कि क्या निरर्थकता बोध से उबरने के लिए उसने अपनी ओर से कोई पहल कदमी की है? मित्रों, कहानी बेहद सूक्ष्म अर्थ व्यंजनाओं से गुथी हुई है, इसलिए पाठक को लेखक से दूर छिटक कर स्वयं अपना विश्लेषणात्मक पाठ बुनने के लिए प्रेरित करती है। स्पष्ट है, कथावाचक के अवलोकन का यह अंश स्त्री और पुरुष को भी अपनी स्थिति पहचानने का विश्लेषणात्मक विवेक देता है। मित्रों, रोज कहानी संस्मरण शैली में लिखी गई कहानी है। कहानी के प्रभाव को स्पष्ट और सांकेतिक बनाने में भाषा और शिल्प का सर्जनात्मक उपयोग और कलात्मक सद्भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मनस्थितियों को बिंबों के जरिए उभारा गया है और कथा विहीनता को एक दूसरे से असंबद्ध छोटे छोटे प्रसंगों के माध्यम से उभारा गया है। पात्रों की वैचारिक मानसिक जड़ता के प्रसार को एक स्तर पर संवादहीनता की स्थिति के माध्यम से चित्रित किया गया है, तो दूसरे स्तर पर ठहरे हुए बोझिल वातावरण की सृष्टि करके किया गया है। लेखक की गहरी और मार्मिक अंतर्दृष्टि के साथ निबद्ध होकर ये समूचे प्रसंग बिंबात्मकता और काव्यात्मकता के सोपानों से गुजरते हुए प्रतीक में ढल जाते हैं। इसलिए कहानी अंतिम पाठ में एक स्त्री मालती की नित्यक्रमिक दिनचर्या से उत्पन्न एक रसता और अनुर्वरता की कहानी नहीं रहती, जड़ व्यवस्था के शिकंजे में फंसे मध्य वर्गीय समाज की त्रासदी बन जाती है। यह कहानी प्रासंगिक है, क्योंकि देश काल की सीमाओं का अतिक्रमण कर व्यक्ति को अपने भीतर उतरकर अपनी स्थिति से साक्षात्कार करते रहने की निरंतरता का संदेश देती है। तो मित्रों, यह थी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अज्ञेय की कहानी रोज अथवा गैंग्रीन। आशा है हमारा यह प्रयास आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें। पीडीएफ तथा अन्य सहायता के लिए हमसे टेलीग्राम पर जुड़ें और देखते रहें बातें साहित्य की।
धन्यवाद।